हेलो एंड गुड आफ्टरनून गाइस। आज से फिर हम आपका स्वागत करते हैं नई वीडियो में। और आज हम फिर से अपना जो सेकंड टॉपिक था, जो अगला पार्ट जो हम करेंगे उससे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर हमने छोड़ा था वो था कि लोग शासक कैसे बने। ठीक है, तो उसमें हमने आपको जनपद, महाजनपद ये सब करवा दिया था। अगला जो हमारा टॉपिक वो है कर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्या है कि महाजनपदों के जो राजा थे, जो शासक थे, उनको बड़े और बहुत ही लार्ज किले बनवाने पड़ते थे, फोर्ट बनवाने पड़ते थे और बड़ी सेना भी रखते थे वो। इसके लिए उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी और इसके लिए क्या होता था कि स्टाफ्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या हुआ कि जैसे पहले जो भरण पोषण होता था उनकी सेनाओं का या फिर जो किले बनते थे, वो क्या होता था जनरली उपहार वगैरह या फिर भेंट वगैरह या जो अपना जो ये है उसके थ्रू ये लोग जो राजा होते थे वो चुकाते थे वो चीज़। पर अब क्या हुआ कि इन चीज़ों को एक नियमित तरीके से लागू करने के लिए उन्हें कर वसूलने लगे। ठीक है, अब देखते हैं किस किस टाइप का कर लगा था। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, फसल वाला जो कर लगाया गया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट कर था। रीज़न ये था क्योंकि जो मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम जो वहाँ के लोग रहे थे वो क्या थे, किसान थे। ठीक है, और उनकी उपज का करीब 1/6 भाग जो होता था वो क्या किया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, और इस कर को कहा जाता था भाग। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। अब जैसे जो कारीगर होते थे उनके लिए कैसे कर चुकाया जा सकता था, वो कैसे कर चुका सकते थे, तो वो जनरली क्या करते थे, महीने में 1 दिन का जो है वो श्रम करते थे राजा के लिए। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और जो पशुओं को पालते थे वो क्या करते थे, या तो जानवर या फिर उनके जो उत्पाद होते थे, दूध वगैरह, ये सब जो है उनके रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन वे जो सामान वगैरह ये करते थे खरीदने बेचने पर, उस पर भी कर देना पड़ता था, जैसे कि आज हमें लगती है टैक्स वगैरह। आखिटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। और जो आखिटक होते थे और जो संग्राहक होते थे उनको भी क्या करना पड़ता था, जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वो देनी पड़ती थी कर के रूप में। अब कृषि में परिवर्तन के बारे में चलते जानते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे से बनने लगे थे। अब क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ कि चेंजेस आ गया कि कृषि के लिए जो क्षेत्र में 2 बहुत बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन सा, कि हल के जो फाल होता है, आप अगर कभी हल चलाए होंगे तो आप देखेंगे, या फिर किसान को हल चलाते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा एक लोहे की ये लगती है, जो क्या करती है कि मिट्टी को क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो परत होती है उसको हटाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाल बोलते हैं। अब कठोर वो क्या होने लगी कि वो लोहे की बनने लगी। ठीक है, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। और पहले क्या होता था, फाल की जगह पे, लोहे की जगह पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और अब क्या हो गया कि लोहा हो गया, तो बेसिक सी बात है कि वो जो है आसानी होने लगी उस चीज़ को जोतने में, खेत को जोतने में। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि इसका ये परिणाम हुआ कि फसल की जो उपज हुई वो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के लिए बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब आप अगर कभी कृषि देखे होंगे तो धान अभी का जो चलता है जनरली, वो धान किस तरह से उगाया जाता है कि बीज छिड़ककर एक लिमिटेड एरिया में उसमें क्या किया जाता है कि पहले फसल को ये पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पौधे को अलग अलग ये जो है एक क्यारी के रूप में जो है उसको रोपा जाता है। ठीक है, पर पहले क्या था ये चीज़ कि खेत में जो है डायरेक्ट बीज छिड़क कर क्या किया जाता था, उपजाया जाता था। ठीक है, पर अब ये चीज़ चेंज हो गया और ये क्या हो गया कि पौधे उपजा कर उसे रोपा जाने लगा। ठीक है, और अभी भी यही ये चलता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। और अब क्या होता था कि इससे नुकसान ये नहीं होता, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो पहले की तुलना में क्या हुआ, पौधे जो होते थे वो ज़्यादा जीवित रह गए। ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और इससे क्या हुआ कि पैदावार जो होने लगी फसल की वो ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था और बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती थी, अभी भी लगती है। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर
करते थे। ये काम कौन करते थे? जो दास होते थे, गुलाम होते थे, दास दासी, और जिनके पास जो मज़दूर जिनके पास खेती नहीं होती थी, खेत के लिए ज़मीन नहीं होती थी, वो जो है ये करते थे। उनको नाम दिया गया है कम्मकार। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। अब सूक्ष्म निरीक्षण हम देखते हैं का पॉइंट है इसका, मगध। मानचित्र में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मैंने जो पिछली वीडियो डाली उसमें मैंने जनपदों की पिक्चर्स डाली हुई हैं, मानचित्र डाला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप मगध को ढूंढिए और लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्या हुआ? 200 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि मगध जो हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनपद हुआ वो उसके रूप में उभरा। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं, और गंगा और जो सोन नदी थी वो मगध से होकर बहती थी। ये क्या है, इनका क्या क्या यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके 3 प्रमुख ये थे उद्देश्य थे। यातायात के लिए ये प्रयोग होता था, जल वितरण आसानी से होने लगा, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो मिट्टी होती है वो जनरली नदियों के आसपास अच्छी पाई जाती है, इस वजह से वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक जो हिस्सा था मगध का वो जंगल से परिपूर्ण था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाने लगा। ठीक है, अब उस पर क्या हुआ उसके बाद कि जो जंगलों में जो रहने वाले हाथी थे उनको पकड़कर क्या हुआ कि उनको सेना में उपयोग किया जाने लगा। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, और जंगल से लकड़ियाँ मिलती थी तो उससे घर वगैरह बनते थे, गाड़ियाँ बनती थी, रथ बनते थे। आजकल की गाड़ियाँ नहीं, पुराने ज़माने की उस टाइप की, जिस टाइप से आती थी, आप रथ वगैरह देखे होंगे उस टाइप की। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, जिनको अजातशत्रु भी कहा जाता है, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। अब मगध की राजधानी जो थी बहुत सालों तक जो है वो राजगृह रही है। ठीक है, जिसे आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, बिहार में है ये। और बाद में ये चेंज होकर क्या हो गई, पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। ठीक है, को राजधानी बनाया गया, ये भी बिहार में। 2300 साल से पहले की बात है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कभी, जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा एक अलग सी। तो वो क्या चाहता था, उसका उद्देश्य था कि वो विश्व विजय करना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। पर पूरी तरह से सफल ना होते हुए वो क्या किया कि मिस्र से पश्चिमी एशिया कुछ राज्यों को जीता उसने, और भारतीय उपमहाद्वीप में आया। वो व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्या जब मगध की ओर वो बढ़ना चाहा तो क्या हुआ कि उसके जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया। अब वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, और इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि भारत के शासकों के पास जो थी उस टाइम पे पैदल सेना, रथ वाली सेना और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस वजह से उन्होंने डर कर जो है इनकार कर दिया। अब अगला जनपद है वो है वज्जी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। अब मगध जो है एक शक्तिशाली पावरफुल राज्य बन चुका था, तो उसके पास ही एक और राज्य था जिसका नाम था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, वो भी बिहार में पड़ती है। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसका नाम था गण, या फिर उसको हम लोग संघ भी कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इसमें क्या होता था सिस्टम कि गण में कई शासक होते थे। ठीक है, एक शासक ना होकर क्या होता था, कई शासक उसमें शासन कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता था, लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और जितने भी व्यक्ति होते थे उस टाइम पे जो एक साथ शासन करते थे उनको राजा कहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये क्या करते थे कि जैसे सभा में, मीटिंग्स में बैठ के क्या करते थे कि डिसीजन लेते थे, या फिर डिबेट करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है किसी ओकेजन पे, या फिर अगर कोई वॉर हो रही है या बैटल हो रही है तो उस पर किस तरह से डिसीजन लेना है, और उसी पे क्या होता था कि कॉन्क्लूजन निकाल के जो डिसीजन लेते थे ये लोग। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां जो होती थीं और दास हो गए, गुलाम जो हो गए, और कम्मकार जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और बुद्ध और महावीर जो थे वो दोनों ही गण से संबंधित थे, गण या संघ से। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है, और बौद्ध साहित्य जब आप पढ़िएगा तो उसमें संघ के जीवन की बहुत ही जो है वर्णन मिला हुआ है। ठीक है, अगला एक पॉइंट दिया हुआ है अजातशत्रु और वज्जी संघ।
अजातशत्रु जो थे वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। क्या हुआ, अजातशत्रु जो थे वो वज्जी जो थी उस पर हमला करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे, और उन्होंने अपने एक मंत्री वत्सकार नाम को उसको बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, गौतम बुद्ध थे उनके पास जो है सलाह के लिए भेजा क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। गौतम बुद्ध ने उनसे सवाल किया कि क्या वज्जी में जो है सभाएं जो होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्या नियमित रूप से होती हैं, और क्या उनमें सभी सदस्य जो होते हैं, सभी मेंबर्स क्या प्रेजेंट रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, अब उनका सलाह ये हुआ गौतम बुद्ध का कि वज्जीवासी तब तक डेवलप करते रहेंगे जब तक वो ये पॉइंट्स जो है पूरे नहीं करते। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो थे उन्होंने ये बताया, और उनके बाद क्या हुआ कि उन्होंने शायद ये नहीं किया, हमला नहीं किया। ठीक है, आगे चलते कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला शामिल कर लिया। ठीक है, क्या वो बहुत सारे जो शक्तिशाली राजा थे वो संघों को जीतना चाहते थे, पर फिर भी जो है जो संघ वाले जो राज्य थे और जो गण वाले जो राज्य थे वो अराउंड 1500 साल तक चलते रहे। पर उसके बाद क्या हुआ, गुप्त शासक जब आया, गुप्त शासन जब काल चला, जब तो उस टाइम पर क्या हुआ कि संघ पर विजय प्राप्त करके उन्होंने क्या किया कि अपने राज्यों में इन्हें मिला लिया। ठीक है, अन्यत्र में हम लोग चलते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। आप देख सकते हैं एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढिएगा तो मिल जाएंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर ये उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। इसमें भी सिस्टम था कि दास जो नहीं है उनके अलावा जो है 30 साल से जो ऊपर के पुरुष हैं उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त है। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। वहाँ पर एक सभा जो थी, मीटिंग जो अरेंज होती थी, उसका जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते थे उस पर जो है साल भर में कम से कम 40 बार जो होती थी सभा बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे और जो जितने भी नागरिक होते थे, जितने भी सिविलियंस होते थे, वो इनमें भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, और जो सभी नागरिक होते थे, सिविलियन होते थे, उनको सभी को सेना में और नौसेना में अपनी जो है सर्विस देनी पड़ती थी। और जितनी भी पद की नियुक्तियाँ होती थी, पोस्टिंग होती थी, वो सारी लॉटरी के थ्रू होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, और जो स्त्रियाँ थीं उनको जो है नागरिक का, सिविलियंस का दर्जा नहीं दिया गया था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। और जो बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वहाँ पे जो रहने वाले शिल्पकार थे, बिजनेसमैन वगैरह, उनको जो है नागरिक का अधिकार उनको भी नहीं मिला हुआ था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। और जो एथेंस में जो खदान थे, माइंस थे, आपके जाके एग्रीकल्चरल फील्ड थे, हाउसेज में जो काम कर रहे जो गुलाम थे, उनको भी कोई ये नागरिक का अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो आप इसका ये कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 6 के तो आप इसके क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहें। थैंक यू।